दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीके यादव सोशलिस्ट में। और 7 अगस्त 1990 का वो दिन था, वो लेटर जारी हुआ कि पूरे देश में हलचल, पूरे देश के ओबीसी लोगों में कि एक ज़िंदगी में बदलाव, छात्राओं में और लोगों में बदलाव की लहर देखने को मिली और पूरे देश में हलचल पैदा हो गई। बात कर रहे हैं हम मंडल कमीशन की। 7 अगस्त को बीपी सिंह उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि जो मंडल रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है उससे लगभग देश के 52% ओबीसी लोग पिछड़े रूप से हैं, अति पिछड़े, जिसमें लगभग 3743 जातियां हैं। तो बहुत लोगों ने दबी जबान से कुछ आवाज़ उठाने की भी कोशिश की। इससे देश में विकराल भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी, अगड़े नाराज़ हो जाएंगे या फलाने नाराज़ हो जाएंगे। एक नेता, जाट बिरादरी के नेता, उन्होंने देवीलाल ने भी उन्हें चौटाला नाराज़ हुए और थोड़ा सा आवाज़ उठाई तो उन्होंने कहा इसके बीच का कोई रास्ता चुन लिया जाए। लेकिन बीपी सिंह अपने बात पर अडिग रहे और उन्होंने देश में 27% आरक्षण ओबीसी को दे डाला। तत्कालीन सरकार सभी नौकरियों में आरक्षण के लिए लागू कर दिया और इसके बाद फिर 2006 में जब कांग्रेस की मनमोहन सरकार रही, उच्च शिक्षण संस्थानों में भी 27% आरक्षण का प्रावधान किया। हम बात करते हैं जिनका जन्मदिन, जिन मंडल कमीशन की जिन्होंने लागू किया, जो देश में घूम घूम के बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनका जन्म 25 जुलाई 1918 को हुआ था और बहुत मजबूत खानदान में पैदावार हुई थी। बताते हैं इनके पैदा होते ही इनके पिता का नाम राज बिहारी मंडल है, जमींदार घराने से आते हैं। इनका जन्म वैसे बनारस में हुआ था, लेकिन मूल रूप से ये बिहार के मधेपुरा बिहार के मधेपुरा जिले मुरहो गांव से निवासी थे। लेकिन बताते हैं कि इनके पैदा होने के 2 दिन बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया था और इस प्रकार शुरुआत से इनका राजनीतिक परिसर रहा। इनके पिताजी भी राजनीति में रहे और इनके पिताजी राजनीति होने के साथ साथ इनकी शुरुआत से राजनीतिक प्रदर्शन अच्छा रहा। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, चैनल को स्किप ना करें, शेयर जरूर करें, जिससे जो मेरा मनोबल है वो आगे बढ़ता रहे और मैं जो समाज सेवा करने की उपलक्ष्य में काम करता हूँ, कम से कम लोगों तक ये बात पहुँच सके, तो इस माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ। और वैसे प्यार मिल रहा धीरे धीरे लोगों का, लोग सहयोग कर रहे हैं। कुछ ना सही 10-20 लोग ही सही, कुछ ना सही 50 लोग सही, अगर सहयोग करना चालू कर दें तो मनोबल बढ़ते चला जाता है, आगे चल के यही कारवां बन जाता है। तो आइए बात करते हैं बीपी मंडल की। बीपी मंडल वो महान शख्सियत थे मैंने बताया कि इनका जन्म 25 जुलाई 1918 को हुआ। इनके पिताजी का नाम राज बिहारी मंडल था, तो जमींदार थे। मूल रूप से पैदा तो ये हुए बनारस में, लेकिन ये मूल रूप से बिहार मधेपुरा मुरहो गांव से। और इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जो मजबूत रही, क्योंकि इनके पिता जमींदार थे और जमींदार घराने थे, संपन्न थे। उन्होंने देखा, उनके पिता भी राजनीतिक और मजबूत विचारधारा व्यक्ति थे। एक पेपर और एक पत्रिका के माध्यम से जानकारी मिलती है कि कुछ लोग जनरल कास्ट के या अगड़ी जातियों के लोगों के विरोध के कारण इन लोगों ने पिछड़ी जातियों में जनेऊ पहनने की प्रथा चला दी थी, जिससे लोगों को अंदर ये कुरीतियाँ, भेदभाव, ऊंच नीच ये खत्म हो जाए। ये करने के लिए उन्होंने जनेऊ प्रथा पहनना अनिवार्य कर दिया था अपने क्षेत्र में कि सभी लोग जनेऊ पहने। चूँकि अगड़ी जातियों केवल जनेऊ पहनना वो समझा जाता था, पिछड़ी और एससी और दबी कुचली जातियों के ऊपर ये लागू नहीं होता था, इनको जनेऊ पहनने की इजाज़त नहीं थी। तो ये कारण से तो मैं आप फिर बात करता हूँ बीपी मंडल की, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की, जो बहुत इसके बाद शुरुआती हाई स्कूल राज हाई स्कूल से किया, जहाँ पर शुरुआती शिक्षा तो इन्होंने अपने गांव में मुरहो में लिया। लेकिन इसके बाद जब हाई स्कूल करने के लिए पटना गए तो वहाँ पर राज हाई स्कूल से कर रहे थे, हायर सेकेंडरी से, जिसमें हॉस्टल व्यवस्था थी। उस हॉस्टल व्यवस्था में भी चूँकि इनका शुरुआती सफ़र भी बहुत अच्छा नहीं रहा, इनको झेलना पड़ा भेदभाव, ऊंच नीच। तब इनके अंदर एक जिज्ञासा जागृत हुई। बताते हैं कि हॉस्टल में पिछड़ी और दलित जातियों को ज़मीन बैठने के लिए दिया जाता था स्कूल में, और जो जनरल या अगड़ी जातियां हैं उनके लिए बेंच की व्यवस्था थी। इसके लिए उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया, उसका विरोध कर दिया
बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने। और जब इसका विरोध प्रकट कर दिया तो स्कूल में थोड़ा सी हलचल हुई और और यहाँ तक कि हॉस्टल में जब भोजन की व्यवस्था थी, मेस था, वहाँ पर सबसे पहले अगड़ी जातियों के लिए भोजन की व्यवस्था होती थी, उसके बाद पिछड़ी और दलित लोगों को था। लेकिन इसका भी उन्होंने विरोध किया और तब जाके बराबरी मात्रा में खाना या हॉस्टल व्यवस्था या वहाँ पर मेस की व्यवस्था होने लगी। इसके बाद बात आती है आगे चलते 1952 में ये कांग्रेस से टिकट पाते हैं और विधानसभा चुनाव मधेपुरा से लड़ जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद 1962 में जीतते हैं। किसी प्रकार समय गुजरते गुजरते 1968 में ये 51 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उस समय मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों में पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनने के बाद एक हलचल पैदा हुई और एक जब वहाँ उस समय रिफाइनरी से कहीं रिसाव, तेल का रिसाव हो जाता है, जब ये मुख्यमंत्री हुए, उस रिसाव के कारण गंगा में आग लग जाती है। जब गंगा में आग लग जाती है तो उस आग लगने से उसके जो वहाँ के विपक्ष के नेता थे झा साहब, जगदानंद झा, तो उन्होंने कहा कि जब शूद्र मुख्यमंत्री या राजा बनेगा तो गंगा में आग तो लगेगी। ये था अगड़ी जातियों और जनरल कास्ट के लोगों की विचारधारा, जहाँ पर लोगों को आगे बैठने में तकलीफ होती थी, जहाँ लोगों को अपने बराबरी में बैठने में तकलीफ होती थी। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें शिक्षा क्यों ज़रूरी है, हमें आंदोलन करना क्यों ज़रूरी है, अपने अधिकारों को जानना क्यों ज़रूरी है, हमें अपने इतिहास के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, हमारा हक अधिकार या हमें इतना नीचे क्यों लाया गया, हमें हमारे ओबीसी एससी भाइयों में इतना अशिक्षा या इतनी कुरीतियाँ क्यों फैली हुई हैं, इतने लोग हम क्यों इतने जगहों में बटे हुए हैं, भाई भाई आपस में, ओबीसी लोग आपस में बटे हुए हैं। इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है और इसको जानने के लिए हमें पेरियार को पढ़ना होगा, इसको जानने के लिए हमें ललाई सिंह यादव को पढ़ना होगा, इसको जानने के लिए हमें जगदम्बा प्रसाद वर्मा को पढ़ना होगा, इसको जानने के लिए हमें ज्योतिबा फूले को पढ़ना होगा, इसको जानने के लिए हमें भीमराव अम्बेडकर साहब को, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को पढ़ना होगा। तो तमाम सारी से किताबें इसको पढ़ करके हम ये बात समझ लें कि हमारे हक और अधिकार के लिए किन लोगों ने, उन महापुरुषों ने लड़ाइयाँ लड़ी और अपने प्राणों की न्यौछावर भी कर दिया। देश के लिए भी लड़े अंग्रेज़ों की गुलामी से और साथ साथ अपने समाज को उत्थान के लिए भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो फिर आगे जब 68 मुख्यमंत्री बने उसका इतिहास बताया कि विपक्ष के नेता झा साहब ने कह दिया कि जब मुख्यमंत्री शूद्र बनेगा तो देश में गंगा में आग तो लगेगी। इसके बाद होते करते 72 में एक बार सांसद भी चुने गए, 77 में सांसद चुने गए। जब एक बार इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, इतना विरोध हुआ, अचानक एक कानून लाया गया और उस कानून में जब चुनाव में उनकी सरकार गिर गई कांग्रेस की, इसके बाद सरकार आती है जनता दल की। और जब जनता दल की सरकार आती है उसमें इनको एक विशेष प्रकार का मुहिम सौंपी जाती है। प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई और मोरारजी देसाई इनके पास आते हैं और कहते हैं कि बीपी मंडल, आपको तो मैं कैबिनेट मंत्री बना सकता था, लेकिन मैं आपके कंधों में एक देश की एक ऐसी जिम्मेदारी देना चाहता हूं जिससे कि आप पूरे देश में भ्रमण करके पिछड़े और लोगों को, जो चूँकि बाबा अंबेडकर साहब ने आरक्षण 22.5% एसटी और एसटी को तो दे दिया था, एससी और एसटी को, लेकिन उस समय के हालात के हिसाब से जब आरक्षण दे रहे थे ओबीसी लोगों को, तो उसको जो ओबीसी नेता थे हमारे, वो इस बात को लेकर मना कर दिया कि नहीं, हमें दलित नहीं बनना है या हमें एससी नहीं बनना है या हमें चमार, पासे, कोयरी, कांची नहीं बनना है। इन लोगों के हमारे नेताओं ने मना कर दिया और उसमें हालांकि क्लॉज आर्टिकल 340 जोड़ दिया था कि ओबीसी जब भी चाहे अपना आरक्षण ले सकता है। और इसके तहत क्लॉज मतलब आर्टिकल 340 के तहत बीपी मंडल ने अपना, जब अध्यक्ष बने, मोरारजी देसाई ने अध्यक्ष बनाया, इनको समय दिया गया 1.5 साल का, लगभग 18 महीने का। 18 महीने में पूरे देश में लगभग 2600 सभाएँ की मंडल साहब ने और लगभग हजारों सैकड़ों जगह घूम करके, हर ज़िले में जा करके, हर जगहों के ओबीसी लोगों के नेताओं से मिल करके, लोगों से चर्चा कर करके जब छांटा तो ये जानने में आया लगभग देश में 52% ओबीसी जातियां हैं, जिसमें 3743 प्रकार की जातियां आती हैं ओबीसी में। और इनके लिए जो है 40 नंबर तक वो बनाए गए, इनको 40 प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। हालांकि फिर मोरारजी देसाई
की सरकार गिर जाती है, फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। और जब ये अपना मंडल कमीशन सौंपते हैं, अपने जो रिपोर्ट सौंपते हैं मंडल कमीशन की, ये लोग पूरे देश का भ्रमण करते हैं, इसका अध्यक्ष बनते हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल साहब ये अध्यक्ष बनते हैं। और जब अपनी रिपोर्ट इंदिरा गांधी सरकार को, कांग्रेस सरकार को सौंपते हैं, तो उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार, यानी इंदिरा गांधी का देहांत हो जाता है, मर्डर हो जाता है। उसके बाद फिर आती है राजीव गांधी की सरकार। चूँकि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कोई ज़रूरी न समझ करके इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिर राजीव गांधी का एक ऐसा मामला आता है, बोफोर्स घोटाले का मामला उठता है, जिन्न उठता है। उस जिन्न में बीपी सिंह ने स्वयं, इनके यहाँ मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, इन्होंने इनके विरोध चालू कर दिया और ये कांग्रेस छोड़ दिया और ये आ जाते हैं जनता दल के साथ। कई पार्टियों ने मिल करके सरकार का गठन किया और चुनाव जीते। और उस चुनाव जीत के बाद हालांकि कई राज्यों में मोरारजी देसाई की जब सरकार बनती है, वहाँ पर कई राज्यों में ओबीसी को आरक्षण मिल चुका था। बहुत सारा कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई थी, किसी प्रकार राष्ट्र पर शासन लगा दिया गया, तो उन राज्यों में आरक्षण के तहत आरक्षण देने का काम किया गया था। बहुत राज्यों में कहीं 20% आरक्षण है, कहीं 30% आरक्षण है, कर्नाटक में 50% आरक्षण है, कहीं 27% आरक्षण है, और इस प्रकार दिल्ली में 27% है, बिहार में 27% है। और हालांकि सबसे कम आरक्षण ओबीसी का जो है एमपी में है, लगभग 5% स्पेशल आरक्षण है। तो जब सरकार गिर गई, सरकार बदल जाती है, 1989 में सरकार बनती है बीपी सिंह की, कई दलों को मिलकर के, जब बीजेपी, जिसमें बीजेपी समर्थन देती है, भारतीय जनता पार्टी भी अपना भारी समर्थन देती है। और जब मंडल का 7 अगस्त 1990 को अपना सिगुफा छोड़ा जाता है, तो जन जन देश में पूरे आंदोलन फैल जाता है, ब्राह्मण वर्ग एक आंदोलन फैल जाता है। और उस आंदोलन के तहत अगड़ा पिछड़ा चालू हो जाता है। देश के लगभग समस्त उस समय 22 विश्वविद्यालयों में छात्रों ने आंदोलन चालू कर दिया, अगड़ा बनाम पिछड़ा हो जाता है और आंदोलन होने लगता है। उस मंडल कमीशन के विरोध में गोस्वामी जी थे, उन अपने ऊपर आग लगा देते हैं और उस पेट्रोल से लिखकर आग लगा देते हैं। उसका भी असर रहता है, देश में आंदोलन होता रहा, लेकिन अंततः फिर मामला कोर्ट तक चला जाता है। कोर्ट में जाने के बाद संवैधानिक पीठ, 7 जजों के संवैधानिक पीठ में जिसका फैसला होता है, और वो अपना जो है, चूँकि ये रिपोर्ट जब सौंपी गई थी, 40 नंबर तक रिपोर्ट में केवल 2 ही चीज़ें लागू की गई थी, एक नौकरी में आरक्षण, दूसरा शिक्षा में आरक्षण। इसके बाद कोई दूसरी चीज़, और ये कहा गया था कि आगे चीज़ें धीरे धीरे क्रम में लागू कर दी जाएंगी। तो इसका मामला जब कोर्ट में जाता है, तो 7 सदस्यीय जजों की पीठ इसको अपने अपर सदस्यों में 9 सदस्यों में सौंप देती है और फिर मुकदमा चलता है। और ये फैसला आता है बाद में 9 सदस्यीय टीम का, यानी जजों की पीठ का, कि ओबीसी को 27% आरक्षण बहुत ज़रूरी है और यह बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि यह देश में इनको आरक्षण ज़रूरी क्यों है। सबसे बड़ी बात ये, कुछ लोग कहते हैं आरक्षण के माध्यम से लोग ये खा रहे हैं, आरक्षण के माध्यम से ये कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके आगे चल के आती है। ये है बीपी मंडल जी की कहानी, जो देश में ओबीसी के लिए अपने लेख द्वारा ऐसी चीज़ें लिख गए कि आज देश में उसका एक इतिहास बन गया, बीपी मंडल का इतिहास रहा। और मैंने जो चीज़ें बताई, मैं अब बताता हूँ आरक्षण क्यों ज़रूरी था, आरक्षण पाना क्यों ज़रूरी है। आरक्षण, चूँकि देश में सामंतवाद की नींव चल रही थी, उस समय जब अंबेडकर साहब ने अपना संविधान लिखा, उस समय सामंतवाद की नींव चल रही थी। एससी ओबीसी को ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना आगे साथ खड़ा होने का अधिकार था। यहाँ तक कि लोग, सुने में आता है इतिहास में, कि लोगों को चलने और सामने पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उसके तहत कोई शिक्षा नहीं थी, अशिक्षित थे लोग। तो जब संविधान बना तो इनको आरक्षण का विशेष पहलू इसलिए दिया गया कि जब एक व्यक्ति बराबर दीवार में खड़ा हो, एक की लंबाई छोटी हो, एक की उससे थोड़ी और बड़ी हो, एक बहुत लंबा व्यक्ति हो, उसको समझने के लिए थोड़ा हमें ज़रूरी चीज़ें हैं। तो वो समझना ज़रूरी है कि उनको उस पार देखने के लिए हमें स्टूल की ज़रूरत होगी। तो सबसे छोटे वाले को 2 स्टूल की, और उससे जो बड़ा है उसको 1 स्टूल के जो नहीं उपलब्ध है, तो उसको बिल्कुल, जो लंबा है उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो हमें ये आरक्षण की ज़रूरत है हमें। और ये कहा गया कि आर्थिक आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन नहीं, आर्थिक आरक्षण का मतलब यह है कि उसमें बहुत सारे लोग रह जाएंगे। अभी आप एक मामला चला, क्रीमी लेयर का मामला एससी में चल रहा था, एक मामला चल रहा है ओबीसी में, क्रीमी लेयर में तो पहुंच गया, लेकिन उसको जजों में भर्ती होने कोई मामला नहीं चल रहा है। तो ये कई चीज़ें, आरक्षण यही ज़रूरी चीज़ें हैं लोगों को अपने हक आगे आने के लिए। जब हम लाइन में, दौड़ की लाइन में खड़े होते हैं, तो हमें बहुत दूर खड़ा कर दिया गया था। उस लाइन में बराबरी में आने के लिए हमें बराबर थोड़ा से आगे अगर एक कदम, चूँकि हमारे
हमारी संख्या, हमारे परसेंटेज में जो जितने लोग हैं उनकी लाइन बहुत दूर से लगी थी, पहले से अशिक्षित थे। तो हमारे यहाँ कुपोषण, तमाम सारी चीज़ें, शिक्षा फैली हुई, तो अशिक्षा जैसी कुपोषणता फैली, तो उन चीज़ों को बराबरी में खड़ा करने के आरक्षण ज़रूरी है। आरक्षण, कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण का खा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनको ज़रूरी नहीं है आरक्षण। हालाँकि जैसा समाज में चल रहा है, देश में बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गईं, मुझे जो समझ में आया मैंने अपनी बात रखी। और लोगों से निवेदन करूंगा, सबसे पहले आप शिक्षा, बहन बेटी पुरुष, और एक अभिवादन भी करूंगा कि आप लोग जो प्यार दे रहे हैं देते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम।